गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समय की शुरुआत से जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत मानव के क्रमिक विकास के बारे में आगे बात करेंगे। इससे पूर्व जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने बात की थी कि जो मानव का क्रमिक विकास है उसके अंतर्गत हमने देखा था कि मानव के विकास को हम लगभग आज से 360 लाख वर्ष पूर्व खोज सकते हैं। तात्पर्य ये है कि आज से लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व मानव जो आज का प्राणी है इसके अवशेष हमको मिलते हैं। तात्पर्य ये है कि स्तनपायी जो जीव है वो आज से 360 लाख वर्ष पूर्व ही इसके अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद में 240 लाख वर्ष पूर्व हमने बात की थी कि एक नई श्रेणी जो मानव की बनी उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। तो जो 360 लाख वर्ष पूर्व के जो हमको अवशेष मिलते हैं और जो स्तनपायी जीव के थे, विद्वानों ने उन्हें प्राइमेट्स कहा है। और जो 240 लाख वर्ष पूर्व मानव के अंतर्गत जो क्रमिक विकास हुआ उसको देखते हुए विद्वानों ने 240 लाख वर्ष पूर्व के जो अवशेष हैं उनको होमिनोइड श्रेणी में विभाजित किया। अर्थात 360 लाख वर्ष पूर्व के मानव अवशेष प्राइमेट्स कहलाए और उसके बाद 240 लाख वर्ष पूर्व के जो मानव अवशेष हैं उन्हें होमिनोइड नाम दिया गया। इसके बाद हमने देखा था कि जो होमिनोइड श्रेणी है आगे चल करके वो होमिनिड श्रेणी में विभाजित होती है। तात्पर्य ये है कि लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व की हम जब बात करें तो हमें मानव की नई श्रेणी के विकास का अनुभव होता है जिसके अंतर्गत होमिनिड इसको नाम दिया गया विद्वानों के द्वारा। और ये जो होमिनिड नामक मानव अवशेष प्राप्त हैं वो सबसे प्राचीनतम अफ्रीका में प्राप्त हुए थे। ये सब बातें हमने बात की थी मैं पिछले जो हमारी क्लास हुई थी लेक्चर 5 में। आज हम लेक्चर 6 की बात करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि जो होमिनिड श्रेणी जो 56 लाख वर्ष पूर्व के अवशेष मानव के मिले हैं वो सबसे प्राचीनतम जो अवशेष हैं वो अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। इसके पीछे विद्वान यह भी तर्क देते हैं कि अफ्रीका से प्राप्त होमिनिड के अवशेष सबसे प्राचीनतम है। साथ साथ जो अफ्रीकी वानर हैं उसके जो शारीरिक बनावट है जो शारीरिक संरचना है वो इस होमिनिड अवशेषों से काफ़ी मिलती जुलती है। जो होमिनिड मानव के जीवाश्म पाए गए हैं उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। आगे हमने बात की थी जो होमिनिड है उसे हम आगे दो भागों में विभाजित करते हैं, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा होमो। हमने यहाँ बात की थी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में कुछ मूलभूत जो अंतर थे वो पाए जाते थे। तो देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कुछ विशेषताएं थी जो होमो की तुलना से हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो विशेषताएं हैं वो देख रहे हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क का आकार था वो छोटा होता था। तात्पर्य है कि होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव है उसमें सोचने समझने की क्षमता कम होती थी। इसके अतिरिक्त इसके जो पिछले दांत थे वो बड़े होते थे। तात्पर्य ये है कि होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो पीछे के जबड़े के पीछे के जो दांत होते थे वो काफ़ी बड़े होते थे और होमो के उसकी तुलना में छोटे होते थे। इसी प्रकार से हाथों की दक्षता भी इसकी सीमित थी। अर्थात पहले आप जानते हैं कि मानव 4 पैरों पर चलता था तो जो आगे के 2 पैर हैं वो लचीले होते थे, परंतु इनमें इतनी अधिक दक्षता नहीं थी कि वो औजार बना पाएं या किसी अन्य काम में उनको बहुत अच्छी तरीके से ले सके। तो होमो की तुलना में इसके जो आगे के 2 हाथ हैं, जो आगे वाले जो पैर थे उनको हाथों के रूप में तो प्रयोग करना इसने लगभग प्रारंभ कर दिया था, परंतु इनकी दक्षता काफ़ी सीमित होती थी, काफ़ी कम होती थी होमो की तुलना में। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक विशेषता यह भी है कि सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी इसमें सीमित थी। तात्पर्य यह है कि होमो की तुलना में ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है वो सीधे खड़े होकर कम दूरी पर चल पाता था, अर्थात 2 पैरों पर बहुत ही कम दूरी पर चल पाता था, जबकि होमो इससे अधिक चल पाता था। तो यहाँ पर हमने होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो विशेषताएं हैं वो देखी। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए अब होमो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अंतर्गत ये जो विशेषताएं हैं इनमें ये अंतर क्यों आया। दोनों एक ही श्रेणी के हैं, होमिनिड श्रेणी के हैं, लेकिन बाद में आगे चल करके दोनों में मूलभूत अंतर हमको दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो देखिए पहले मानव जो है वो जंगलों में शिकार करके और अपना जीवन यापन करता था, कंदमूल फल खा करके। धीरे धीरे पर्यावरण परिवर्तित हुआ, जंगल कम होने लग गए
शिकार मिलना कम हो गया, तो मानव को अधिक लंबी दूरी तक चलने की आवश्यकता अनुभव हुई, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चल सके। इन आवश्यकताओं के कारण से धीरे धीरे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है उसमें कुछ परिवर्तन आना प्रारंभ हो गए, और अंततः वो परिवर्तन हमको होमो में दिखाई देते हैं। तो आज का जो मानव है वो होमो श्रेणी से ही बना है, जिसे हम होमो सेपियंस आगे नाम देंगे, जो प्राज्ञ या चिंतनशील मानव कहलाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से आवश्यकता ने मानव के क्रमिक विकास में अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है सकारात्मक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था। एक सिद्धांत है सकारात्मक प्रतिपुष्टि का। अब ये सकारात्मक प्रतिपुष्टि क्या है? तात्पर्य कि जैसे जैसे मानव को आवश्यकता अनुभव हुई वैसे वैसे उसमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो बदलाव है वो आने प्रारंभ हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है ये सकारात्मक प्रतिपुष्टि, से समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए मानव को सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि शिकार मिलना कम हो गया था, जंगल कम हो गए थे, तो उसको आवश्यकता पड़ी शिकार की, और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलने की आवश्यकता उसको अनुभव हुई। तो देखिए आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना उसकी आवश्यकता हो गई। निगरानी का तात्पर्य है कि शिकार कहाँ मिल सकता है उसको निगरानी रखनी पड़ती थी, और इसके साथ साथ भोजन उसको चाहिए था, भोजन के लिए शिकार चाहिए था, तो शिकार की तलाश में वो लंबी दूरी तक चलना उसके लिए आवश्यक हो गया था। तो ये जो आवश्यकता थी इसने क्या किया, मानव में क्रमिक तौर पर एक नया परिवर्तन ला दिया। क्या? कि मस्तिष्क का जो आकार है वो बड़ा होने लग गया। तात्पर्य है कि सोचने समझने की क्षमता उसमें बढ़ने लग गई। इसके साथ साथ उसकी जो क्षमता थी चलने फिरने की उसमें भी वृद्धि होने लग गई। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही चीजें हैं। यहाँ पर दो जो एरो दिखाए गए हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं। तात्पर्य है कि आंखों से निगरानी रखना उसके लिए आवश्यक हो गया, शिकार के लिए कि शिकार कहाँ मिल सकता है, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना उसके लिए आवश्यक हो गया। इन आवश्यकताओं ने उसके मस्तिष्क के आकार में वृद्धि की, इसके साथ साथ उसकी क्षमता में भी वृद्धि की। और जैसे जैसे मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुई और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई तो वो आंखों से अधिक अच्छी निगरानी रख सकता था, भोजन और शिकार की तलाश में अधिक दूरी तक चल सकता था। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की प्रतिपुष्टि कर रहे हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि जब ये सब हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ। जब लंबी दूरी तक चलना है तो आप जानते हैं कि 4 पैरों पर चलने से मानव की जो ऊर्जा है वो अधिक खपत होती थी, अधिक ऊर्जा लगती थी, इसलिए ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं चल पाता था। इसलिए उसने 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना सीखा, और जब लंबी दूरी तक चलना है तो 2 पैरों पर चलना उसके लिए संभव हो पाया और वो लंबी दूरी तय कर पाया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लंबी दूरी तक चलना जब उसके लिए आवश्यक हो गया तो वो सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलना सीख गया उसने। तो जब वो 2 पैरों पर, इन आवश्यकताओं के कारण से उसने सीधे खड़े होकर चलना सीख लिया, और सीधे खड़े होकर के जब वो चलना सीख गया तो उसने और अधिक लंबी दूरी तय करना भी सीख लिया। तात्पर्य है कि वो लंबी दूरी तक चलने लगा, जिससे उसको शिकार मिलने लगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की प्रतिपुष्टि कर रहे हैं। यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे की प्रतिपुष्टि कर रहे हैं और यहाँ भी एक दूसरे की प्रतिपुष्टि कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि देखिए जब सीधे खड़े होकर उसने चलना सीख लिया तो क्या हुआ, आगे के 2 पैर जो थे वो फ्री हो गए, तो उनका उपयोग उसने हाथों के रूप में किया। तो देखिए औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीजों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना। जब आगे के 2 पैर उसके मुक्त हो गए तो उसने इनका उपयोग किया हाथों के रूप में, और हाथों के रूप में जब इसने प्रयोग किया तो इसने क्या किया, हाथों को किस यूज में ले सकते हैं, औजारों के इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा मानव के जो बच्चे थे या जो अन्य चीजें थी उनको वो पकड़ करके और ले जा सकता था। तो यहाँ पर सीधे खड़े होकर चलने से 2 हाथ फ्री हो गए, आगे के जो आगे के 2 पैर थे वो हाथों के रूप में फ्री हो गए, और उसने चीजों को पकड़ना और औजार बनाना सीख लिया। अब जब 2 पैर आगे के जब फ्री हो गए और हाथों का उपयोग वो करने लग गया तो इसके साथ साथ उसने क्या किया, हाथों के उपयोग से औजार बनाना सीख लिया। यहाँ पर मेरे संभावना है कि आपको सकारात्मक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, देखिए इसको समझना आवश्यक है कि मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई। पर्यावरणीय आप चेंज मान सकते हैं या वातावरण के कारण से धीरे धीरे मस्तिष्क का आकार उसका बढ़ने लगा और उसकी क्षमता में भी वृद्धि होने लगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या महसूस हुई, आंखों से निगरानी रखना कि शिकार कहाँ मिल सकता है, तो वो आंखों से निगरानी रखने लगा। दूसरा,
भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना उसके लिए मजबूरी हो गया। तो इन आवश्यकताओं के कारण से उसके मस्तिष्क का आकार बढ़ा और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई, और जब मस्तिष्क का आकार बढ़ा और क्षमता में वृद्धि हुई तो उसने और अधिक अच्छे से आंखों से वो निगरानी रख सकता था, भोजन और शिकार की तलाश में अधिक दूर तक जा सकता था, और इसी आवश्यकता ने उसको सीधे खड़े होकर चलने के लिए भी मजबूर कर दिया। तात्पर्य है कि दो पैरों पर चलना आसान था और लंबी दूरी तक चल सकता था, इसलिए मानव ने सीधे खड़े होकर चलना सीख लिया, और जब वो सीधे खड़े होकर चलना सीख लिया इन आवश्यकताओं के कारण से, तो फिर वो और अधिक लंबी दूरी तक चलने लगा, जिससे उसको भोजन और शिकार मिलने लगा। सीधे खड़े होकर चलने से दो आगे के जो पैर थे वो उसका उपयोग उसने हाथों के रूप में करना सीख लिया, अर्थात दो पैर फ्री हो गए, मुक्त हो गए, तो हाथों के रूप में उसने औजारों का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ बच्चों और अन्य चीज़ों को ले जाने में भी उसको हाथ उपलब्ध हो गए, अर्थात हाथों का उसने उपयोग किया, और जब हाथों का उसने उपयोग किया तो उसने उन हाथों से क्या बनाए, औजार। तो इस प्रकार से ये जो सकारात्मक प्रतिपुष्टि की व्यवस्था है ये एक दूसरे से जो है पॉजिटिवली जुड़ी हुई है, और एक आवश्यकता ने दूसरी आवश्यकता को पूरा किया, और जब एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकता को पूरी करती है तो दूसरी आवश्यकता उसको और अधिक बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से आगे धीरे धीरे मानव का क्रमिक विकास होने लगा। इसके आगे की जो बात है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।